हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का असाइनमेंट नंबर 5, जो कि है शैक्षणिक सत्र 2021-22 का। माह है दिसंबर, कक्षा है 12वीं, विषय है भौतिक शास्त्र। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई दो शर्तें लिखिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तीव्रता वितरण आरेख खींचिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें। तो पहला क्या बोलता है? प्रकाश के दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। दूसरा जो शर्त है वो क्या है? दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर एस क्या चीज़ है? एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। यहाँ पर दो स्लिटें और होंगी, S1 और यहाँ पर हो जाएगी S2। ठीक है, ये दो स्लिटें चित्र में नहीं दिखे हैं। आप इसको अपने जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप इसको बना सकते हैं। अब इन दो स्लिटों के बीच की S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? ये D है। ठीक है, अब इन स्लिटों से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है, जो पर्दे को हम क्या नाम दे रहे हैं? XY पर्दा नाम दे रहे हैं। तो इसकी जो मध्य रेखा है वो ये है O1 तक के। ठीक है, अब यहाँ से O1 से इधर x तक के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल x है। और O1 से इधर नीचे y तक के बीच का, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है? ये इसको हम बिंदु दे रहे हैं, कौन सा? R। ठीक है, तो इसके आधार पे हम आगे का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। तो चित्रानुसार S क्या चीज़ है? एक स्लिट है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है। S1 और S2 क्या है? एक दूसरे के समीप दो स्लिटें हैं जो स्लिट S के समांतर है और S से समांतर दूरी पर है। ठीक है, ये दोनों स्लिटें कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करेंगे। दोनों स्लिटों से D दूरी पर क्या है? एक पर्दा XY है। स्लिट S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी है 2D के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डायग्राम में करेक्शन कर लेंगे। ये जो चीज़ आएगी ये कितने के बराबर आ जाएगी? 2D के बराबर आ जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, पर्दे का मध्य बिंदु O1 दोनों स्रोतों S1 और S2 से बराबर दूरी पर है। अतः इस बिंदु पर दोनों स्रोतों से आने वाली तरंगें क्या होंगी? समान कला में होगी। अतः O1 पर तीव्रता क्या मिलेगी हमको? अधिकतम मिलेगी। माना कि पर्दे के किसी बिंदु P की O से दूरी कितनी है? x है। ये देख लो, ये पर्दे पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु की जो दूरी O1 से है वो कितनी मिलेगी? x मिलेगी। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि हाँ, हमें इस बिंदु P पर प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप की व्याख्या करनी है। तो S1 और S2 से पर्दे XY पर लंब क्या डाला हमने? S1Q, और दूसरा लंब हमने खींचा S2R। तो चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु S, O तथा O1 एक सरल रेखा में होंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? PQ बराबर O1P माइनस O1Q। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। और यहाँ पर हम O1P जैसे का तैसा रखेंगे। O1Q क्योंकि O S1 के समांतर है, इसलिए हमने उसकी जगह O S1 लिख दिया। O1P का मान आप देख सकते हैं x होगा, और O S1 का मान कितना होगा? D होगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया PQ बराबर x माइनस D। उसी प्रकार से PR बराबर हमको क्या मिल जाएगा? x प्लस D। अब हम आ जाते हैं किस में? समकोण त्रिभुज PQS में। तो समकोण त्रिभुज PQS में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? S1P स्क्वायर इक्वल टू S1Q स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ S1Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? D स्क्वायर। और PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? x माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज PRS2 में क्या मिल जाएगा? S2P स्क्वायर एस इज इक्वल टू S2R स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया हमको ये D स्क्वायर प्लस x प्लस D होल स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? S2P स्क्वायर माइनस, ये देख लीजिए, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। तो S2P की वैल्यू हमने निकाली है D प्लस एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, और जो S1P स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली D स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको और हल करेंगे आगे हम, तो आप देख सकते हैं ऊपर से कौन कौन सी चीज़ें इसमें कट रही है। पहला तो D स्क्वायर से कट रहा है, एक्स स्क्वायर से कट रहा है, ये स्मॉल डी स्क्वायर से कट रहा है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना? ये हमको मिल जाएगा आंसर 4xD। तो इसका मतलब क्या हुआ? S1P प्लस S2P और S1P माइनस S2P इज इक्वल टू कितना मिल गया? 4xD। अब यहाँ से इसको क्या कर लीजिए आप, ये वाला जो पद है इसको पक्षांतर कर लीजिए। तो S1P माइनस S2P इक्वल टू 4xD अपॉन S1P प्लस S2P। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे देख सकते हैं, चूँकि बिंदु P की O से दूरी x का मान बहुत क्या होता है? कम होता है। तो इस कंडीशन में हम S1P प्लस S2P इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं? 2D। ठीक है, तो समीकरण में ये मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा? डेल्टा
ये जो अंतर है S1p माइनस S2p, इसको हम किसके बराबर मान रहे हैं, अंतर को डेल्टा के बराबर मान रहे हैं। और डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, 4xd अपॉन 2 कैपिटल D। इससे इसको काट लीजिए तो मिल गया 2xd अपॉन कैपिटल D। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये क्या चीज़ है, यही स्रोत S1 तथा S2 से बिंदु P पर पहुँचने वाली तरंगों के बीच पथांतर का सूत्र है। अब इसमें जो फ्रिंजें बनती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, दो प्रकार से बनती है। दीप्त फ्रिंजें अलग बनती है, अदीप्त फ्रिंजें अलग बनती हैं। तो उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होगा, माना nवीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी कितनी है, xn। तो nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा, यानी इस पथांतर को तरंग दैर्ध्य का n गुना होना आवश्यक है। किस चीज़ के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब यहाँ पर रख दीजिए। तो डेल्टा की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 2xnd अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा। आपको किसका मान चाहिए, xn का मान चाहिए। बाकी राशियों को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो ये मिल गया हमको कैपिटल D अपॉन 2d इंटू n लैम्डा, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 1 2 3 हो सकती है, ठीक है। अब हमको क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई निकालना है तो इसलिए हम क्रमागत जो दूसरी दीप्त फ्रिंज है उसके लिए निकालेंगे व्यंजक को। तो माना n+1वीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी कितनी है, xn+1। तो ये कितना मिल गया, xn+1 इक्वल टू d अपॉन 2d n+1 लैम्डा। देख सकते हैं यहाँ पर n की जगह बस n+1 आया है और यहाँ पर भी n की जगह n+1 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका अंतर निकालेंगे, जिससे हमको दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, दो क्रमिक दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी होगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई b कहलाती है ना। ये अदीप्त नहीं आएगा, हाँ मतलब अदीप्त ही आएगा, ये सही है, क्योंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो अदीप्त होता है। तो उसी की चौड़ाई हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम दर्शाएंगे बीटा से। तो बीटा इक्वल टू xn+1 माइनस xn। तो xn+1 की वैल्यू कितनी है, d अपॉन कैपिटल D अपॉन 2d n+1 इंटू लैम्डा माइनस कैपिटल xn की वैल्यू कितनी है, कैपिटल D अपॉन 2d n लैम्डा। जो भी आप घटाएंगे तो आपको अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी मिल गई, d लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार से हम किसके लिए निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी हम कितना मान करके चल रहे हैं, x2 मान करके चल रहे हैं। तब nवीं अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू रख दो आप, 2xn डैश स्मॉल d अपॉन कैपिटल D 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहाँ से आप xn डैश की वैल्यू निकालिए तो 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4d। इस प्रकार n+1वीं अदीप्त फ्रिंज के लिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी xn+1 डैश इक्वल टू 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4d। अब nवीं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। अब दीप्त फ्रिंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों को ले रहे हैं। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो फ्रिंज बनती है वो कैसी होती है, दीप्त फ्रिंज होती है, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंज में क्या हो जाएगा, बीटा डैश इक्वल टू 2n+1 लैम्डा d अपॉन 4d माइनस 2n+1 लैम्डा d अपॉन 4d, बचा कितना, d लैम्डा अपॉन 2d। तो बीटा डैश की वैल्यू भी कितनी मिली, d लैम्डा अपॉन 2d। ये समीकरण नंबर 4 हुआ। तो समीकरण 3 और 4 से क्या स्पष्ट है कि चाहे आप दीप्त फ्रिंजें लीजिए चाहे आप अदीप्त फ्रिंजें लीजिए, दोनों की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन 2d। अब हमको पूछा गया है सवाल में क्या, आरेख पूछा गया है, कलांतर का तीव्रता वितरण के साथ आरेख क्या होगा। तो पहला आप आरेख देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। और दूसरा आरेख कौन सा वाला है, ये वाला। पथांतर के साथ जो तीव्रता वितरण का आरेख है वो कैसा होगा, ठीक है। तो पथांतर में, कलांतर में आप कला को एक तरफ लेंगे तो हमने कलाओं को लिया यहाँ पर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। और जब पथांतर आप लेंगे तो पथांतर में आप पथ यानी तरंग दैर्ध्य के अनुपात में लेंगे, यानी लैम्डा बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा, ये इन पदों में। तो ये आप बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है डी ब्रॉगली की परिकल्पना लिखिए। कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से विभव v वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। और क्या बोला गया है, 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करिए। तो उत्तर देख लेते हैं। डी ब्रॉगली की परिकल्पना क्या क्या थी। पहली परिकल्पना थी संपूर्ण विश्व में ऊर्जा, द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात विकिरण के रूप में विद्यमान है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, प्रकृति में सममितता होती है। यह अतः यदि विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है तो गतिमान द्रव्य व कण की भी द्वैती प्रकृति होनी चाहिए, अर्थात गतिमान कण में तरंग का गुण होना चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो।
माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m है, उस पर आवेश कितना है, e, विभवांतर v द्वारा विरामावस्था से त्वरित होने पर उसका वेग कितना हो जाएगा, स्मॉल v। यहाँ पर फर्क समझेंगे, विभवांतर कैपिटल V से है और वेग स्मॉल v से है, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv², और उस पर किया गया कार्य कितना होगा, E कैपिटल V। तो जितना किया गया कार्य होगा वही किस में परिवर्तित होगा, गतिज ऊर्जा में, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 1/2 mv² इज इक्वल टू ई कैपिटल V। यहाँ से वर्ग कर दीजिए, यहाँ पर ऊपर m का गुणा कर दीजिए, तो इस साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा, m का गुणा करना पड़ेगा। 2 को आपने इस तरफ पक्षांतर कर दिया। अब mv बराबर कितना मिल जाएगा, इस पूरे का वर्गमूल, ठीक है। तो mv इज इक्वल टू कितना मिल गया, √2m e कैपिटल V। लेकिन डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के सूत्र से हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। तो यहाँ पर लैम्डा अपनी जगह, h अपनी जगह, और ये mv का मान आपने कितना निकाला, इतना निकाला। इसको यहाँ पर रख दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 मिला। अब आप जानते हैं कि h यहाँ पर क्या चीज़ है, प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये, E का मान कितना होता है ये। समीकरण 1 में मान रखिए सबका। तो हल करने के बाद हमको लैम्डा बराबर कितना मिलेगा, हमको लैम्डा बराबर मिल जाएगा ये 12.27 बटे √V एंगस्ट्रॉम। अब ये जो V है ये वोल्टेज वाला V है, तो देख करके आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमारे सवाल में अगला जो पूछा था वो क्या पूछा था, 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। कैपिटल V का वैल्यू दिया 10⁴ वोल्ट, यहाँ पर रख दीजिए 10⁴। 10⁴ को जब आप वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 10⁻² यानी कि 100 से आप इसको भाग देते हैं तो 0.1227 एंगस्ट्रॉम उत्तर आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न 3 पर। बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिगृहित का कथन लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है रीडबर्ग स्थिरांक R इक्वल टू 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स। हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो ये 3 सवाल हैं इसमें, ठीक है। 3 सवाल नहीं है। पहला तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी के लिए और बामर श्रेणी के लिए प्रथम रेखा के संगत तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है, और दूसरा ये वाला सवाल है। तो आइए करते हैं इसको। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहले तो बोर के परमाणु मॉडल का क्वांटमीकरण का द्वितीय अभिगृहित देखते हैं। तो क्या है, स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां पर h क्या चीज़ है, प्लांक नियतांक है। यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के कक्षा में स्मॉल v वेग से घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग L = mvr = nh/2π, जहाँ पर n की वैल्यू ये है। n को हम क्या बोल देते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत तरंगदैर्ध्य। तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र होता है 1/λ = R × 1/1² - 1/n², जहाँ पर n की वैल्यू आप क्या से शुरू करोगे, 2 3 4 ऐसा आप लोगे। तो प्रथम रेखा के लिए हमको क्या बोला गया, प्रथम रेखा के संगत, तो प्रथम रेखा के लिए n = 2 लेंगे। वैल्यू रखिए तो कितना मिल गया, 1/λ इज इक्वल टू रीडबर्ग स्थिरांक का मान कितना है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है 1.097 × 10⁻⁷ और 1/1² - 1/2²। हल कर लीजिए तो कितना मिल गया, 3/4। पूरा हल करेंगे तो ये आपको लास्ट में कितना मिल जाएगा, लैम्डा बराबर 1215 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हम किस में आएंगे, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत निकालेंगे। तो बामर श्रेणी के लिए 1/λ R 1/2² - 1/n², ठीक है। तो बामर श्रेणी कहाँ से शुरू होती है, दूसरे क्रम से। पहली श्रेणी जो पहले जो क्रम में होता है वो लाइमन श्रेणी होती है, इसलिए 1/1² आया, और बामर श्रेणी में 1/2² आया। अब n का मान कहाँ से शुरू होगा, 3 4 5 से, उसमें n का मान कहाँ से शुरू हुआ था, 2 3 4 से, ठीक है। तो रख दीजिए इसमें वैल्यू, तो ये मिल जाएगा 1/λ = 1.097 × 10⁷ 1/2² - 1/3²। तो ये क्या मिल गया, 5/36, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा लैम्डा = 6563 × 10⁻⁻10 मीटर, जिसको कि आप लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो 6563 एंगस्ट्रॉम ये मिल गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था तक उत्सर्जित होने में या उत्तेजित होने में लगी ऊर्जा। तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, En = -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए n = 1 और द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए n = 3। तो यहाँ पर द्वितीय ऊर्जा स्तर तक के उत्तेजित करना है तो n का मान हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब इसको आप हल कर लीजिए
तो ये उत्तर आपको मिलेगा En बराबर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया हुआ है, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। किसी तरंगाग्र पर दो बिंदुओं के बीच कलांतर कितना होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, किसी माध्यम में तरंग संचरण की क्रिया को समझाने के लिए हाइगेन ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसकी सहायता से किसी क्षण तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात की जाती है। यह निम्नानुसार है। पहला क्या, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंग उत्पन्न होती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। दूसरा क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के वेग के बराबर होता है। तीसरा क्या है, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अन्वालोप उस क्षण पर नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं, ये तरंगाग्र का चित्र है। ठीक है, अब आगे इन्हीं चित्रों की हमको व्याख्या करनी है। तो देखिए, चित्र ए और चित्र बी को याद रखिए। अब देखो क्या बोला है, मान लो S एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, AB किसी क्षण पर उससे उत्पन्न गोलाकार तरंगाग्र का एक भाग है। T समय पश्चात इस तरंगाग्र की क्या स्थिति होगी, ये हमको ज्ञात करना है। अतः इस तरंगाग्र पर यानी AB पर कुछ बिंदु हमने ले लिए क्या, P1, P2, P3 और P4। तो देखिए कहाँ पर है, ये प्रकाश स्रोत हो गया, ये तरंगाग्र हो गया AB। ठीक है, और इस पर हमने कुछ बिंदु ले लिए P1, P2, P3, P4 और P5। इस प्रकार से हमने ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बोला गया है इन बिंदुओं से उत्पन्न तरंगिकाओं के द्वारा T समय में तय की गई दूरी कितनी है, VT। ठीक है, क्योंकि वेग V है और V तरंगिकाओं का वेग है। तो P1, P2, P3, P4 को केंद्र मानकर VT त्रिज्या के गोले खींचो। इन गोलों को बाहर की ओर खींचा गया अन्वलोप या आवरण A1, B1 नवीन तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इन गोलों के बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने P1, P2, P3, P4 लिया था ये। अब इनको लेकर के हमने क्या किया है, ये गोले खींचे हैं। ठीक है, और ये गोलों का जो बाहरी आवरण है ये वाला, ठीक है, A1, B1 ये नवीन तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसके लिए, गोलाकार तरंगाग्र के लिए, समतल तरंगाग्र के लिए। तो सेम प्रक्रिया हमको समतल तरंगाग्र के लिए भी उपयोग करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, यह नवीन तरंगाग्र भी गोलाकार होगा। चित्र ए में इस तरीके से दिखाया गया है। इसी तरह चित्र बी में समतल तरंगाग्र का बनना प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब पूर्ववर्ती तरंगाग्र AB पर द्वितीयक तरंगिकाओं के जनक बिंदु P1, P2, P3, P4 लिए गए हैं तथा नवीन तरंगाग्र A1, B1 का बनना प्रदर्शित किया गया है। ध्यान रहे, एक और अन्वालोप CD का निर्माण किया जा सकता है, किंतु यह किरणों के बढ़ने के विपरीत दिशा में है, अतः इसे तरंगाग्र नहीं कहा जा सकता। अब आगे हमको क्या पूछा गया था कि एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं के बीच कलांतर कितना होगा। तो ये कलांतर हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, प्रश्न 5 पे हम आ जाते हैं। प्रश्न 5 में 3 भाग हैं, अ, ब और स। आ में क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल एवं बोर के परमाणु मॉडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है डेविडसन जर्मर के प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है। तीसरा है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखिए। तो आ का उत्तर पहले देख लेते हैं, ये अंतर है। क्या क्या अंतर है, इस तरफ रदरफोर्ड परमाणु मॉडल है, इस तरफ बोर परमाणु मॉडल है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किन्हीं भी कक्षाओं में घूम सकते हैं, ये पहला कथन हुआ। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। फिर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। तो बोर परमाणु मॉडल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है, लेकिन बोर परमाणु मॉडल में स्पेक्ट्रम रैखिक प्राप्त होता है। ठीक, तो ये अ पार्ट का उत्तर हुआ। अब ब पार्ट का उत्तर क्या है, डेविसन जर्मर के प्रयोग से गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के अस्तित्व की पुष्टि होती है। ठीक है, फिर स भाग क्या हुआ, E बराबर mc², आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध है। अब इसमें E क्या चीज़ है, फोटोन की ऊर्जा, m क्या है फोटोन का द्रव्यमान, C क्या है प्रकाश की चाल। तो इस प्रकार से ये 5वें प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर समाप्त हुआ और ये हमारा असाइनमेंट भी यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भी जो असाइनमेंट के सॉल्यूशन है उनके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में हम आपको बहुत सारे मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल करवाने वाले हैं।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, फ्रेंड्स के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप्स में, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।